हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का हम आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 को। कौन सा? चैप्टर नंबर 3 का जो आपका क्या है, मानव जनन। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी आपके बोर्ड एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक का डिस्कशन हम करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आप सभी लोग पेन और कॉपी को लेके बैठना है, बिना कोई पेन कॉपी को नहीं बैठना है। और पेन कॉपी लेके बैठना है तो ऐसे रख के पास में नहीं, आपको चीजों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि आपको खुद का एक नोट्स बनाना है। जो आपको नोट्स दिया जाए तो ठीक है, लेकिन आप किस बेस पे समझे हैं, क्या समझे हैं, अपने समझने के अकॉर्डिंग ही आपको उस चीजों को नोट भी करनी है। क्योंकि आप समझ के लिखेंगे तो सबसे ज्यादा बेटर वो होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अभी भी जो भी बच्चा अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना चाहता है, वो भी अपने स्कूल में, क्लास में, स्टेट में, जिला में टॉप करना चाहता है, तो वो अपनी तैयारी के लिए अगर कहीं भी वो ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमारे साथ जुड़ के वो अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकता है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको शिखर बैच से ज्वाइन होना पड़ेगा। और शिखर बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, ठीक है, कौन सा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करके आप शिखर बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है इसमें, लक्ष्य 90 प्लस, यानी कि आपको 90 प्लस तक की लाने की जिम्मेदारी हमारी है कि आपको इतनी सी चीजें दी जाएंगी ताकि आप भी अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सके। सिर्फ पास ना हो सके, आपका परसेंटेज भी अच्छा से अच्छा बने, जिससे कि अभी आपके जितने भी 12th के बच्चे पास किए हैं उनका बना है। ठीक है, जितने भी 2023 के बच्चे 12th पास किए हैं। अब इसमें आपको दी क्या की जाएंगी, इसमें आपके डेली क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस है, ऑनलाइन टेस्ट है और स्टडी मटेरियल है। ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज आपको बुकलेट दिया जाएगा, जिससे कि आपको किसी भी बुक को खरीदने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और क्या है, कंप्लीट सिलेबस है, थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है और गेस्ट क्वेश्चन है। इन सारी चीजों को आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो आज ही हमारे साथ जुड़े। और अगर कि कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे 930 577 1375 पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके भी आप इस हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इच्छुक है वो आज ही हमारे बैच से ज्वाइन हो सकता है। ओके, अब हमने क्या बोला कि हम चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 3 हमारा क्या बोल रहा है, मानव जनन के बारे में। ठीक है, चैप्टर हमारा क्या है, मानव जनन। यानी कि बच्चा एक ऐसा आपका एक चैप्टर है जो कि ये हमारे बारे में बताता है। हमारी पूरी एक नॉलेज होती है कि चाहे एक लड़का है या एक लड़की है, उसमें बचपन से लेके, ठीक है, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, कैसे कैसे धीरे धीरे उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने पहले से पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको अपने एग्जाम के पर्पज से तो पढ़ना है कि नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम में आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ना है, आपको तैयार करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि ये चैप्टर आपको आपकी जानकारी देगा, आपके अपने बारे में, जो अभी तक आपने कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको पता भी नहीं होंगी। तो ये चैप्टर आपको वो जानकारी देगा। तो जानकारी को जानना है, जानकारी का मिसयूज नहीं करना है, उसको एक सही दिशा में लेके जाना है। ठीक है, वो अपने लाइफ में, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जानकारी के अभाव में जो लड़के के अंदर चेंज आ रहे हैं, जो लड़की के अंदर चेंज आ रही है, उस लड़का और लड़की को नहीं पता है। तो अचानक से क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे अचानक से भी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, फिर हमारे शरीर में हो क्या रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूं, लड़कियों में क्या होता है, आठवें चक्र की जो एक ऐसी अवस्था होती है जो एकदम डरावनी जैसी होती है। जिसको पता है कि नहीं, हमारे शरीर में जब हमारी ये वाली एज आएगी, ठीक है, ये आपका जो चैप्टर आपका 10वीं से स्टार्ट हो गया, 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा, प्लस आपका 12वीं में भी दे रखा है। तो अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपके किसी की, आपके फ्रेंड के साथ या आपके घर में किसी के साथ या खुद आपके साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उससे भली भांति परिचित होंगे कि हाँ, हमारे बॉडी में ऐसे न ऐसे इस टाइम पे, इस एज पे ऐसे न ऐसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का हम ओवरव्यू देखते हैं कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले आपको चीज देखो बच्चे, ये पढ़ना क्या है। अगर मैं मानव जनन के चैप्टर की ओवरव्यू की बात करूंगी तो पूरा ओवरव्यू देखो इसका क्या है। देखो,
सबसे पहले आपको इस चैप्टर में स्टार्ट क्या करना है, नर जनन तंत्र के बारे में। क्या आप पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर जनन तंत्र के साथ साथ आपकी जो सेकेंड हेडिंग आएगी वो आप क्या पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के, ठीक है। यानी कि इसमें आप महिला और पुरुष के या एक लड़की या एक लड़का का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या क्रियाएं हो रही है, कैसे कैसे क्रियाएं हैं, इन सारी चीजों को भी आप इस चैप्टर की इस टॉपिक के अंतर्गत क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। नर जनन तंत्र देखा, मादा जनन तंत्र देखा, उसके बाद जब आपको दोनों के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पता हो जाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे एक क्रिया आपकी होगी युग्मक जनन की, ठीक है। क्या होगी, युग्मक जनन की, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन को बच्चे क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस की क्रिया। तो युग्मक जनन में आपको दो चीजें पढ़नी है, दो चीजें आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एक चीज तो आप ये पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे शुक्र जनन। क्या पढ़ेंगे, शुक्र जनन की क्रिया को पढ़ेंगे। कौन सी क्रिया, शुक्र जनन की क्रिया पढ़ेंगे, और साथ साथ इसी में आप क्या पढ़ेंगे, अंड जनन की क्रिया को भी पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। फिर इसके बाद एक ऐसी अवस्था आएगी जो हमने बोला कि आर्तव चक्रीय अवस्था होती है, जो कि महिला में, लड़की में प्रेजेंट है लेकिन लड़का में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे आर्तव चक्र के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, आर्तव चक्र के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। आर्तव चक्र पढ़ा, आर्तव चक्र के बाद आप क्या पढ़ेंगे, निषेचन की क्रिया। यानी कि अगर निषेचन की क्रिया हो गई तो आर्तव चक्र आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं होती तो आर्तव चक्र क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो अगली हेडिंग आपकी क्या आएगी, निषेचन की क्रिया। क्या पढ़ेंगे, निषेचन एवं अंतःरोपण, ठीक है, अंतःरोपण। यानी कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसे अंतःरोपण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सगर्भता। क्या पढ़ेंगे आप, संगर्भता, ठीक है। अगली टॉपिक आपकी क्या आ जाएगी, संगर्भता, ठीक है। संगर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन। क्या पढ़ेंगे, भ्रूणीय परिवर्धन, कि अगर कोई महिला है, किसी भी महिला के अंदर संगर्भता आ गई है तो संगर्भता यानी कि वो जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है उस भ्रूण का, ठीक है। उसके बाद जब भ्रूणीय परिवर्तन पढ़ेंगे तो लास्ट में एक अवस्था आएगी आपकी प्रसव की, कि प्रसव जिसको बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ यानी कि प्रसव की क्रिया के दौरान एक शिशु का क्या होगा, जन्म होगा, ठीक है। और प्रसव के बाद लास्ट हेडिंग आपकी क्या आएगी, दुग्ध श्रावण। क्या आएगी, दुग्ध श्रावण, ठीक है। तो इतनी चीजों को आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। और जितनी भी आपको टॉपिक दिख रही है, या तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन, आर्तव चक्र, निषेचन एवं अंतःरोपण, और सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध श्रावण, ये सारे जो टॉपिक है आपके एग्जाम में, इससे चाहे आपका लॉन्ग आंसर हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके या ऑब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि इस चैप्टर में आप ये नहीं कह सकते कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इस टॉपिक को छोड़ देंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। यानी कि इस चैप्टर में आपको सारे टॉपिक को आपको देखना है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, कि एक्चुअल में जो मादा पुरुष का जनन तंत्र होता है वो किन किन अंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, पुरुष जनन तंत्र के बारे में। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पुरुष जनन तंत्र की बात करूंगी तो देखो, पुरुष जनन तंत्र जो होते हैं, देखो अगर किसके पुरुष जनन तंत्र की, तो पुरुष जनन तंत्र में को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक है, क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें आपके कुछ प्राथमिक अंग होते हैं, कुछ सहायक अंग होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होंगे, प्राथमिक अंग, और कुछ क्या होते हैं, सहायक अंग। इसमें ये क्या होता है, आपका प्राथमिक अंग। क्या होगा, प्राथमिक अंग। और प्राथमिक अंग बच्चे जो आपके होते हैं, और दूसरा क्या होता है, सहायक अंग। ठीक है, सहायक अंग। अब देखो जो प्राथमिक अंग होंगे, तो प्राथमिक अंग आपके क्या होते हैं, प्राथमिक अंग आपका क्या होता है, वृषण होता है। ठीक है, प्राथमिक अंग को क्या बोलते हैं, वृषण। और वृषण को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, टेस्टिस बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, टेस्टिस। और यहाँ पे आपके सहायक अंग होते हैं, तो सहायक अंग में क्या क्या होता है आपका, शुक्रवाहक। ठीक है, सहायक अंग में क्या क्या आ जाएगा, शुक्रवाहक। ओके, सहायक ग्रंथि, ठीक है, और भी सारे ऐसे जो पार्ट्स हो जाएंगे, ये पुरुष के जनन तंत्र में आएंगे। तो जो वृषण होगा, वृषण में हम क्या बोलेंगे कि ये जो वृषण होता है, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। अब शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा, आपको ये पता है कि जो शुक्राणु के निर्माण की क्रिया होती है, यानी टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, वृषण पालिका होते हैं, और वृषण पालिका में शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। और शुक्रजनक नलिकाएं दो प्रकार की, नर जन्म कोश का, सर्टोली कोश का। तो नर जन्म कोश का शुक्राणु का निर्माण, और सर्टोली कोश का शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करती हैं। इतनी चीजें आपको पता है, आप सब ने इसको पढ़ रखा है। ठीक है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो कि आपको पहली बार आपके सामने दिखाई जा रही है। ठीक है, और देखो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हमने क्या बोला कि जो हमारे प्राथमिक अंग क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, यानी कि वृषण होते हैं, और सहायक अंग में क्या होते हैं, शुक्रवाहक हो गए। अब सहायक ग्रंथियों में आपका प्रोस्टेस ग्रंथि होगा, शुक्राशय होगा, और बार्थोलिन ग्रंथि होगा। ठीक है, इसके साथ इसी में आपका क्या आता है, अधिवृषण होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिवृषण। उसके बाद वृषण पालिका। ठीक है, वृषण पालिका, और इसी में क्या होगा, शुक्रजनक नलिका। ये सारे आपके क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। ये क्या करेंगे, शुक्राणु को निर्माण करने में अपना एक योगदान देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका एक लास्ट आता है बाह्य जनेंद्रिय। ठीक है, क्या आता है, बाह्य जनेंद्रिय। क्या आएगा, बाह्य जनेंद्रिय। ठीक है, तो बाह्य जनेंद्रिय में आपके क्या आते हैं, पेनिस आते हैं। क्या आते हैं, पेनिस। पेनिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिसन। क्या बोलेंगे, सिसन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पुरुष के अलग अलग पार्ट्स। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ठीक है, अगर यहाँ पे देखें कि कैसे शुक्राणु निर्माण की क्रिया हो रही है, ठीक है, किसी भी पुरुष का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो हम देखो क्या बोलते हैं। सबसे पहले चीज क्या होती है कि कोई भी मेल है, ये क्रिया उसके अंदर कब स्टार्ट होगी, सबसे पहले कि जब कोई भी मेल की किशोरावस्था आएगी। कौन सी अवस्था, किशोरावस्था। ठीक है, ये भी संरचना आपको भली भांति एकदम दिखती हुई नजर आ रही है, जाना पहचाना हुआ। देखो अब हम ये क्या बोलते हैं कि जो हमारा पुरुष का नर जनन तंत्र होता है, उस शरीर के बाहर यानी कि श्रोणि भाग में प्रेजेंट होता है। श्रोणि भाग में क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्पर्म निर्माण करने के लिए जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से हमारे टेस्टिस का या वृषण कोश का टेम्परेचर लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या होते हैं, हमारे कहाँ, श्रोणि भाग में उपस्थित होते हैं। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, मानव के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे जो टेस्टिस होगा, ठीक है, वृषण कोश का, ठीक है, वृषण कोश का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब हमने क्या बोला कि ये भाग है। अब इसमें क्या होती है, इसी के अंदर क्या होंगे, ये होंगे टेस्टिस, और इस टेस्टिस के अंदर होते हैं वृषण पालिकाएं।
सॉरी, अब ये वृषण पालिकाएं, अब देखो ये करेंगी क्या, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, इस वृषण पालिका में देखो एक एक का अगर हम नाम लिखें तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं वृषण कोश, ठीक है। ये क्या है हमारा वृषण कोश है, जिसको स्कोटम बोलते हैं। ये वाली संरचना को क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, ठीक है। क्या है, वृषण है। उसके बाद इसको बोलते हैं वृषण पालिका, वृषण पालिका, ठीक है। अब इस वृषण पालिका में 1 से लेके 3 तक क्या होती है, शुक्रजनक नलिका होती है। क्या होती है, 1 से लेके 3 तक क्या होती है, शुक्रजनक नलिका, ठीक है। तो इसमें क्या आपको दिख रही है, शुक्रजनक नलिका, ठीक है। इतनी चीजें बातें क्लियर। अभी हमारे क्या है, कहाँ लिखे हैं इसको, शुक्रजनक नलिका। और आपको ये पता होगा कि जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। 2 प्रकार, एक आपकी क्या होगी, नर जर्म कोशिका, ठीक है। ये क्या होती है, नर जर्म कोशिका, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, सर्टोली कोशिका। क्या होगी, सर्टोली कोशिका। अब बच्चे देखो यहाँ पे जो आपकी नर जर्म कोशिका होगी वो क्या करेगी, शुक्राणु निर्माण करेगी। और जो सर्टोली कोशिका होगी, जैसे ही शुक्राणु का निर्माण होगा उस शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करेगी। कौन सा कार्य करेगी, पोषण देने का कार्य करेगी। इतनी बातें क्लियर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकलती है, वृषण जालिका निकलती है। यानी कि जो वृषण पालिका होती है, हम बोलते हैं कि जो हमारा वृषण पालिका होती है लगभग इनकी जो संख्या होती है 260 होती है, ठीक है। प्रत्येक वृषण में, एक वृषण में 260 वृषण पालिकाएं होती हैं और प्रत्येक वृषण पालिकाएं में 1 से लेकर 3 तक शुक्रजनक नलिका होती है। और शुक्रजनक नलिका कितनी होती है, 2 प्रकार की, नर जन्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। तो यहाँ पे आपको जितने भी वृषण पालिकाएं दिखेंगी, प्रत्येक वृषण पालिका में शुक्रजनक नलिका दिखेंगी और शुक्रजनक नलिका होंगी तो वहां पे नर जन्म कोशिका और सर्टोली कोशिकाएं भी क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। इतनी बात ध्यान देनी है आपको। अब यहाँ से क्या निकलती है, वृषण जालिका निकलेंगी, ठीक है। प्रत्येक जो हमारी पालिका होती है इससे क्या निकलेंगे, वृषण बालिका। और ये कितनी निकलती है, लगभग 15 से 20, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या निकलेंगे, वृषण 15 से 20 क्या निकलेंगे, वृषण पालिका निकलेंगी। अब ये वृषण पालिका आगे जाके एक जाल बना लेती है, ठीक है। अब आगे गई और आगे जाने के बाद इन्होंने क्या किया, एक जाल को बना लिया, ठीक है। ये क्या बन गए, यहाँ पे जाल बन गए। तो इसको हमने क्या बोला, ये हमारी संरचना जो है इसको बोलते हैं वृषण जालिका, वृषण जालिका, जिनकी संख्या कितनी होगी, 15 से 20 होगी, ठीक है। मे भी कितनी होगी, 15 से 20 होगी। अब देखो इसको बोलेंगे वृषण, वृषण जाल, ठीक है, जो एक जालनुमा संरचना को बना लेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे होते, हमने क्या बोला कि जो सहायक अंग क्या होते हैं, अधिवृषण होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, अधिवृषण। जैसे इस स्पर्म का निर्माण होगा, ये स्पर्म कहाँ जाएंगे, अधिवृषण में। कहाँ आ गए, अधिवृषण में, ठीक है, अधिवृषण में आए। इसके बाद इसी से निकली होती है एक जाल और इसी नलिका को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी होती है शुक्रवाहक। क्या बोलेंगे, शुक्रवाहक। ये संरचना क्या है, शुक्रवाहक। ओके, इतनी बात क्लियर। तो ये क्या है, एक पुरुष का। फिर उसके बाद यहीं पे आपका क्या आ जाएगा, शुक्राशय आ जाएगा, ठीक है, शुक्राशय आएगा। फिर उसके बाद और की कई सारी संरचनाएं आएंगी और उसके बाद फिर नीचे से आने के बाद, ठीक है, नीचे आने के बाद आपका क्या आ जाएगा, पेनिस वाला भाग आएगा, ठीक है। कौन सा भाग आएगा, पेनिस वाला भाग आएगा। और यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, मूत्र मार्ग होगा। और यही में इसी संरचना में आपको ये ध्यान देनी होगी कि ये जो पेनिस वाला भाग होगा, ठीक है, ये जो होगा जिसको बोलेंगे लिंग बोलते हैं,
तो आगे वाला जो टोपीनुमा संरचना होती है, आगे चल के ये संरचना कैसी होती है, टोपीनुमा संरचना होती है। इसी टोपीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। और यहीं से एक मार्ग आता है जिससे ये शुक्र मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों क्या होती है, नली होती है। और आगे इसी में क्या होता है, इसी जगह आपका मूत्राशय भी होता है, जहाँ पे आपका एक साइड शुक्राशय में आपका क्या होगा, शुक्राणु स्टोर होगा और एक साइड क्या होगा, मूत्राशय होगा। तो ये क्या आपका पुरुष का जनन तंत्र है। ओके, अब देखो इसी साइड में क्या आ जाएगा, महिला का जनन तंत्र। अब मादा के जनन तंत्र में सेकेंड आपका क्या आता है, मादा जनन तंत्र। तो ये तो आपने देखा कि पुरुष जनन तंत्र है, कैसे कैसे इसमें कौन कौन से पार्ट है और कैसे कैसे इसमें शुक्राणु निर्माण की क्रिया होगी। अब यहाँ पे अगर मादा जनन तंत्र की हम बात करें, किसकी बात करेंगे, मादा जनन तंत्र की। तो देखो मादा जनन तंत्र को बोलते हैं कि ये उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। कैसे होती है, जैसे हमारा उल्टा नाशपाती होता है उसी आकार की होती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होती है, पतली होती है, फिर आगे चल के क्या होगी, चौड़ी होगी। ठीक है, क्या होगी, चौड़ी होगी, फिर आगे चल के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, इधर साइड भी ये होगा, चौड़ी होगी, फिर आगे चल के क्या बनाएंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी। और यहीं पे हमारे क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। यहाँ पे क्या हो गए, अंडाशय। ठीक है, दोनों साइड क्या आ गए, अंडाशय आ गए। अब अंडाशय को हम बोलते हैं कि ये जो हमारा ग्रीवा नाल होता है और क्या होता है, एक दूसरे से इसके अटैच होते हैं। इतनी बातें क्लियर। अब इसके पार्ट की अगर अलग बात करेंगे क्या क्या है, तो देखो ये आपका क्या है, ओवरी है। अब इतना तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी आपको जानना जरूरी है। इस वाले भाग को बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलेंगे, सर्विक्स। इसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलेंगे, वेजाइना बोलेंगे। ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिम्बरी, फिम्बरी। ठीक है, और इसको बोलते हैं कीप। क्या बोलेंगे, कीप। ठीक है, और इस चौड़े हुए भाग को, ये चौड़ा वाला भाग जो होता है इसको बोलेंगे एम्पुला। एम्पुला को क्या बोलते हैं हिंदी में, तुम्बिका बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये वाला पार्ट आएगा आपका इस्थमस आ जाएगा, इस्थमस। ठीक है, जिसको बोलते हैं आप संकीर्णन पथ। इतनी बातें क्लियर। इसके बाद यहाँ पे जो गर्भाशय होगा, गर्भाशय जो होती है हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। 3 लेयर में क्या क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर हो गई, ठीक है, एक लेयर ये हो गई। उसके बाद अंदर की एक लेयर होती है और इसी लेयर को बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम की लेयर। ठीक है, जो होती है हमारी क्या होती है, तो देखो ये इसको बोलेंगे एंड्रोमेट्रियम। यहाँ देखो ये लेयर हमारी क्या होगी, एंडोमेट्रियम, अंतःगर्भाशय। ठीक है, इसको बोलेंगे मायोमेट्रियम। क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होगा आपका, ठीक है, क्या हो गया, मायोमेट्रियम। और यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम। इसके बाद सबसे जो लास्ट होगा उसको बोलेंगे, इस वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, इसके भाग होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, अलग अलग यहाँ पे भाग होंगे। अब देखो इसके बाद हम क्या बोलते हैं कि अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, ग्राफे पुटक होते हैं। एक तो यहाँ पे मेडुला होता है। ठीक है, क्या होंगे, मेडुला होंगे, और मेडुला होने के साथ साथ, ठीक है, जो कि हमारी जो रक्त वाहिनियां होती है, ठीक है, और रक्त वाहिनियां के साथ साथ इसमें क्या होंगे, ग्राफिन पुटक होते हैं। क्या होंगे, ग्राफिन पुटक। और ये क्या होते हैं, प्राथमिक अंडक होते हैं। आपको ये चीज, आपको एक चीज जानने को ये मिलेगी कि जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय में पहले से ही प्राथमिक अंडक का निर्माण हो चुका होता है। अगर ये भी अभी हम युग्मक जनन की क्रिया को पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कैसे कैसे पुरुष के अंदर शुक्राणु की निर्माण क्रिया हो रही है और कैसे एक महिला के अंदर शुक्राणु निर्माण की क्रिया हो रही है। अब देखो यहाँ पे आपको पुरुष जनन तंत्र दिख रहा है और यहाँ पे आपको मादा जनन तंत्र दिख रहा है। अब पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में देखो कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने क्या बोला कि जो नर जनन तंत्र है उसका प्राथमिक अंग क्या होता है, वृषण होता है। इसी तरह मादा जनन तंत्र में
प्राथमिक अंग क्या होते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय होते हैं। क्या होंगे, अंडाशय होते हैं, ठीक है। और अंडाशय जैसे पुरुष में टेस्टिस एक जोड़ी होते हैं, उसी तरह महिला में भी अंडाशय कितने होते हैं, एक जोड़ी ही पाए जाते हैं। इतनी बातें क्लियर। अब देखो अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होगा। इस अंडाशय से क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा, जो कि अभी आप युग्मक जनन की क्रिया में पढ़ेंगे कैसे युग्मक जनन की क्रिया होती है। तो ये दोनों जो आपके स्ट्रक्चर है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, प्लस एक एक जो आपको नाम दिख रहा है, इस नाम की नेमिंग भी करनी होती है आपको अपने एग्जाम में। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप एक एक करके आप इसको लिख सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे मैं बोलूं, यहाँ क्या हो रहा है, पेनिस का कार्य क्या होता है, मूत्र को बाहर निकालना और वीर्य को भी बाहर निकालना। मूत्र मार्ग के द्वारा वीर्य और मूत्र दोनों आते हैं। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठे होते हैं, शुक्राशय में शुक्राणु इकट्ठा होता है, ओके। और उसके बाद वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण के अंदर इतनी इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। नर्मचर्म कोशिकाएं का कार्य क्या है, वृषण कोश का कार्य क्या है, ये सारी चीजों को आप अपने से लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे महिला जनन तंत्र में आप क्या लिखेंगे कि महिला का मादा जनन तंत्र में प्राथमिक अंग क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। सहायक अंग क्या क्या होते हैं, सर्विक्ष होते हैं, योनि होते हैं, गर्भाशय होते हैं, अंडवाहिनी होती है, ये सारे क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, संकीर्ण पाल, एम्पुला और कीप होता है। कीप के आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसको फिम्बरी बोलते हैं, ओके। और इसी के अंदर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिसके द्वारा ओवुलेशन की क्रिया होगी तो अंडाणु कहाँ पहुंचेगा, इस एम्पुला में जाएगा। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं कुछ और नहीं है, ये हमारी से रिलेटेड है, ठीक है, ये हमारे अपने आप से रिलेटेड है। तो आप अपने आप को भली भांति जानते हो तो आपको लिखने में भी क्या होगी, आसानी होगी, ओके। इतनी बात क्लियर। आगे देखो, आगे आपके एग्जाम में आता है युग्मक जनन, ठीक है, आपके एग्जाम में युग्मक जनन की भी क्रिया आता है। तो अगर युग्मक जनन की मैं बात करूंगी कि युग्मक जनन क्या होते हैं, तो देखो अगर युग्मक जनन की हम बात करेंगे तो युग्मक जनन में कहेंगे कि जो युग्मक जनन होता है, और युग्मक जनन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। देखो जो युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, युग्मक निर्माण में क्या होता है, ये 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक होती है आपकी शुक्रजनक कोशिकाएं, ठीक है, एक क्या होगी, शुक्रजनन, शुक्रजनन। तो शुक्रजनन के द्वारा किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है, किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, ठीक है। इसी तरह दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, अंड जनन की, क्या होगी, अंड जनन की। अब अंड जनन की क्रिया में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है, क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। और अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा, अंडाशय में, ठीक है, कहाँ होगा, अंडाशय में। तो आपके एग्जाम में अंड जनन और शुक्र जनन की क्रिया को भी पूछता है कि कैसे अंड जनन की क्रिया होती है और कैसे शुक्र जनन की क्रियाएं होती है। तो ये भी आपको क्या करने हैं, तैयार रखने हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो सबसे पहले अगर हम शुक्र जनन की बात करते हैं कि एक पुरुष के अंदर कैसे शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, तो देखो शुक्र जनन की क्रिया में जैसे ही एक लड़के की कौन सी आएगी, किशोरावस्था, यानी कि यहाँ पे आपको बोल सकते हैं 13 से 14, ठीक है, जैसे ही क्या होगा 13 से 14 ईयर्स एज आएगी, तो यहाँ पे इस लड़के के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, GnRH। कौन सा हार्मोन, GnRH, जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, इस हार्मोन्स का क्या होता है, स्रावन होता है, ठीक है। देखो अब जैसे ही किसी भी लड़के के अंदर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का क्या होगा, लेवल बढ़ेगा, यानी कि स्रावन की क्या होगी, क्रिया होगी, ठीक है। अब देखो ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज होगा, ये हमारी कौन सी ग्लैंड से होगा, हाइपोथैलेमस से। किस ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, इस हार्मोन्स का रिलीज होगा। जैसे ही हाइपोथैलेमस के द्वारा जीएनआरएच हार्मोन्स का लेवल होगा, तो ये हार्मोन्स क्या करेगा, किसके द्वारा, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होगी, ठीक है। जैसे ही हाइपोथैलेमस के द्वारा किसका निर्माण होगा, गोनाडोट्रोपिन का रिलीज होगा, तो ये किसके पास जाएगा, हमारी पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि से हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब इस पीयूष ग्रंथि में क्या करेगा, ये दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा। दो प्रकार का हार्मोन्स कौन कौन सा आएगा, ठीक है, दो प्रकार के जो हार्मोन्स आपके होंगे, एक होगा, ठीक है, एक आपका होगा एलएच, ठीक है, ये क्या होगा, एलएच हार्मोन्स, और एक होगा आपका एफएसएच हार्मोन्स। एलएच हार्मोन्स को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब देखो यहाँ पे जो एलएच होगा, ठीक है, एलएच क्या करेगा, ये लीडिंग कोशिका पे कार्य करेगा। अब लीडिंग कोशिका आपकी कहाँ होगी, वृषण के अंदर जो आपकी सर्टोली कोशिका होती है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, जो नर्वजनक कोशिकाएं होती है, उनके बीच में क्या होती है, लीडिंग कोशिका। तो ये एलएच हार्मोन्स क्या करेगा, लीडिंग सेल पे काम करेगा, ठीक है। किस पे काम किया, लीडिंग सेल पे, लीडिंग कोशिका पे क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। अब जैसे ही लीडिंग कोशिका पे कार्य होगा, तो इस लीडिंग कोशिका का कार्य क्या होगा, ये क्या करेगी, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन करेगी। ये कौन से हार्मोन्स को स्रावन करेगी, एंड्रोजन, ठीक है, दो प्रकार के हार्मोन्स को स्रावन करेगी। और दो प्रकार का हार्मोन जो होगा क्या होगा आपका, एक होता है एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन, और दूसरा क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। अब देखो ये एंड्रोजन जो हार्मोन्स होगा, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा, ये शुक्राणु निर्माण की क्रिया को करेगा। कौन सी क्रिया करेगा, इसका कार्य होगा, ये क्या करेगा, शुक्राणु को बनाएगा, ठीक है, क्या किया, शुक्राणु को बनाया। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये बॉयज के अंदर जो द्वितीयक लक्षण आएंगे, ठीक है, कौन से लक्षण आएंगे, द्वितीयक लक्षण को दर्शाएगा। अब द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं, द्वितीयक लक्षण, और द्वितीयक लक्षण की अगर हम बात करेंगे, तो द्वितीयक जो लक्षण होते हैं, जैसे एग्जांपल, आवाज भारी हो जाएगी, ठीक है, क्या होगी, आवाज भारी हो जाएगी, दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जब स्रावन होगा, तो जैसे ही ये हार्मोन्स किसी भी बॉयज के अंदर सिक्रेशन होगा, यानी कि निकलेगा, और किस एज में, 13 से 14 ईयर्स में, या बोलेंगे कि किशोर अवस्था। देखो फिक्स नहीं है कि हर लड़के में 13 से 14 ही रहेगा, क्योंकि सारी जो हमारी चेंज, हमारे बॉडी में जो चेंज हो रहे हैं, सारा चेंज हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। किसी में ये जो चेंज आ रहे हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं, ठीक है। तो इसकी एक निर्धारित टाइम नहीं है कि नहीं आज ही होने हैं, या इतने से इतनी एज में होती है, लेकिन हालांकि बोला जाता है कि 13 से 14 या 15 से 16 जो वाली जो एज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, किशोरा अवस्था बोलते हैं। अब देखो, तो ये लीडिंग कोशिका पे कौन क्या, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही किसी लड़के की किशोरा अवस्था आएगी, तो उसकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होगा, GnRH, जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होगा। ये गोनाडोट्रोपिन
ट्रॉफी रिलीजिंग हार्मोन्स किस पे कार्य करेगा, मास्टर ग्लैंड पे कार्य करेगा। जैसे ही मास्टर ग्लैंड पे कार्य करेगा तो मास्टर ग्लैंड का कार्य होगा दो हार्मोन्स का स्रावण करेगी, एक एलएच का और एक एफएसएच का। तो एलएच हार्मोन्स क्या करेगा, लीडिंग सेल पे कार्य करेगा और लीडिंग सेल पे कार्य करने के बाद एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करेगी। अब एंड्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा, शुक्राणु निर्माण की क्रिया करेगा, जो कि आपने देखा कि नर्म जर्म कोशिका के अंदर शुक्राणु निर्माण की क्रिया हो रही है, तो वहां पे ये एंड्रोजन हार्मोन्स करेगा। और टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या करेगा कि जैसे ही किशोरावस्था आती है तो लड़के में आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती आती है, फिर जो उसके लिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहां पे क्या आ जाते हैं, बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, सीने पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होने जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एफएसएच हार्मोन्स होता है ये कार्य क्या करता है, सर्टोली कोशिका पे। किस पे कार्य करेगा, सर्टोली कोशिका पे। और सर्टोली कोशिका जो होती है बच्चे वो क्या करती है, पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, क्या करेगी, पोषण पहुंचाने का कार्य करेगी। कौन, सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ये ध्यान देनी है। तो ये होती है शुक्रजनक की क्रियाएं, कैसे किसी भी लड़के के अंदर शुक्राणु निर्माण की क्रिया हो रही है। ओके, अब देखो अब हो कैसे रही है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछता है। पूछने में क्या पूछता है कि सबसे पहले क्या होगा, जो हमने क्या बोला कि हमारी जो नर्म जर्म कोशिका होती है, ठीक है, कौन सी सेल होगी, हमारी नर जर्म कोशिका। यहाँ पे अगर देखें, देखो अब देखो शुक्रजनन की क्रिया होती कैसी है। अब यहाँ पे कोई भी एक लड़का है, उसकी किशोरावस्था आ चुकी है, यहाँ पे जीएनआरएच हार्मोन्स का स्रावण हो रहा है, ये मास्टर ग्लैंड पे कार्य कर रहा है। मास्टर ग्लैंड क्या की, ल्यूटिलाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाई। अब इन दोनों का कार्य क्या हुआ, जो एलएच था वो लीडिंग कोशिका पे कार्य किया। लीडिंग कोशिका क्या करेगी, एंड्रोजन हार्मोन्स को स्रावण को बढ़ाएगी। और यहाँ पे जो एफएसएच होगा वो सर्टोली कोशिका पे कार्य करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में शुक्रजनन की क्रिया को पूछता है कि शुक्रजनन की क्रिया होती कैसी है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये देखो जो हमारा टेस्टिस है, ठीक है, अब इस टेस्टिस के अंदर जो हमारा क्या है, वृषण है, और वृषण के अंदर क्या है, वृषण पालिका, वृषण पालिका। अब इस वृषण पालिका में क्या होती है, शुक्रजनक नलिका। ठीक है, शुक्रजनक नलिका। अब हमने क्या बोला कि जो हमारी शुक्रजनक नलिका है, ठीक है, क्या है, शुक्रजनक नलिका। क्या है भाई, इनको इधर भेज दो। आप देखो शुक्रजनक नलिका, हमने क्या बोला कि जो हमारी क्या होती है, शुक्रजनक नलिका होती है। ठीक है, क्या होगी, शुक्र नलिका। ये शुक्रजनक जो नलिका होगी ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक हमने क्या बोला, सर्टोली कोशिका, और एक हमने क्या बोला, नरजर्म कोशिका। अब यहाँ पे जो नरजर्म कोशिका होगी, ठीक है, अब यहाँ की जो नरजर्म कोशिका होती है ये क्या करेगी, समसूत्री विभाजन। ठीक है, यहाँ की जो टेस्टिस के अंदर नर्मजर्म कोशिका होगी वो क्या करती है, समसूत्री विभाजन। अब यहाँ पे जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, कौन सा विभाजन की, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब जैसे ही इसके अंदर कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, तो समसूत्री विभाजन से प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में बदल जाती है। ये बदलेगी किसमें, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या हो गई, बदल गई, जो कि कैसी है, 2n है। ठीक है, ये क्या होंगी, 2n होंगी। ये भी जो हमारी नरजर कोशिका होगी 2n होगी, ये भी हमारी क्या होंगी, 2n ही होंगी। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, ये चेंज किसमें हो जाएंगे, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला, 2n है, तो 2n से कितनी में हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन से ये द्वितीयक शुक्राणु में चेंज हो जाएंगी। किसमें चेंज हो जाएंगी, द्वितीयक शुक्राणु। किसमें गई ये, द्वितीयक शुक्राणु। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या भी क्या हो गई, n हो गई, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या में भी आपको क्या दिखेंगे, चेंज दिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो द्वितीयक शुक्राणु है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो द्वितीयक शुक्राणु होंगे, इसमें क्या होगा, वापस से दोबारा से कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, सॉरी अर्धसूत्री। यहाँ पे यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो विभाजन होगा, ये विभाजन होगा अर्धसूत्री सेकेंड। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री सेकेंड। जैसे ही अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्राणु पशु में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, शुक्राणु पशु में क्या हो गया, चेंज हो गया। और यहाँ पे ये भी क्या है, n ही है। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम की संख्या में कोई भी चेंज नहीं आएंगे। पहले क्या थे, 2n है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गए, कितने हो गए, n होंगे। अब जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हुआ तो सेकेंड होने के बाद यहाँ पे क्या होती है, शुक्र जनन की क्रिया होती है। शुक्र जनन की क्रिया में हम क्या बोलते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, यानी कि शुक्राणु की कायांतरण की क्रिया, यानी कि यहाँ पे शुक्र पशु में यहाँ पे क्रिया स्टार्ट होगी, उस क्रिया को बोलेंगे शुक्र जनन की क्रिया। कौन सी क्रिया, शुक्र जनन की क्रिया स्टार्ट होगी। और शुक्र जनन की क्रिया में क्या होगा, कायांतरण होगा। ठीक है, क्या होगा, कायांतरण। यानी कि यहाँ पे जो शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है, यहाँ पे जो शुक्राणु का और निर्माण होगा, वो शुक्राणु जो होंगे ना, वो उनकी जो संरचना होगी कुछ इस तरीके की होगी। अब यहाँ पे जब शुक्र जनन की क्रिया स्टार्ट होगी तो शुक्र जनन की क्रिया में हम क्या बोलते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो एक शुक्राणु का निर्माण होता है वो क्या होगी, शुक्र जनन की, यानी शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु के निर्माण है, शुक्र जनन की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ इसका केंद्रण होगा तो केंद्रण होने के बाद ये जो शुक्राणु होंगे ये कुछ ऐसे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये चेंज होंगे तो इनके 3 पार्ट्स बन जाएंगे। 3 पार्ट में क्या क्या बनेंगे, यानी कि ये यहाँ पे एक शुक्राणु है, इस डायग्राम की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसके पार्ट्स क्या क्या बनेंगे कि इसके ऊपर वाले पार्ट्स पे, ठीक है, इसके ऊपर वाले भाग पे क्या होगा, एक्रोसोम। क्या होगा, एक्रोसोम होगा, जिसके द्वारा क्या होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं। उसके बाद इसी के बीच में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस होगा तो इसमें क्या होगा, गुणसूत्र भी होगा, यानी क्रोमोसोम भी होगा। उसके बाद इसके मध्य भाग बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्ष भाग या मध्य भाग बोलते हैं, और लास्ट वाले भाग को बोलते हैं टेल रीजन, यानी या तो पूंछ कहते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे ही शुक्र जनन की क्रिया होगी तो शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्र का जो शुक्र प्रसू होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु प्रसू होगा, उसका क्या हो जाएगा, कायांतरण हो जाएगा, और कायांतरण होने के बाद एक शुक्राणु का, एक स्पर्म का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये होती है आपके शुक्र जनन की क्रिया, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछती है। तो अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो, ठीक है, साइड में डायग्राम बना देते हो प्लस लिख देते हो, तो आपको नंबर देने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर आप पाएंगे। जैसे
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया। शुक्र कायांतरण की क्रिया को क्या बोलते हैं? शुक्र जनन की क्रिया को स्पर्मेटो यानी कि कायांतरण हो रहा है। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है कि गोल संरचना है, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, गोल संरचना है, जो धीरे धीरे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होते होते वहां पे यहाँ पे दो चीजों का विकास हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रेड रेड लाइन दिख रही है और एक ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है। तो जो रेड वाली लाइन है वो क्या बन जाएगी, एक्रोसोम बन जाएगी। ब्लू वाली लाइन जो क्या हो जाएगी, उसका न्यूक्लियस बन जाएगा। और मिडल वाला भाग क्या हो जाएगा, जिसमें माइट्रोकांडिया प्रेजेंट होते हैं। और सबसे लास्ट वाला भाग हो जाएगा, वो क्या होगा, टेल होगा। जो कि आपको ये क्रिया दिख रही है शुक्र कायांतरण की, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक पुरुष के अंदर, एक लड़के के अंदर ये क्रियाएं होती है, ठीक है। ऐसे ही जब उसका शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है तो इसके शुक्र कायांतरण होती है। पहले इनकी एक ऐसी संरचना होती, फिर धीरे 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 चेंज होते हुए पूरे पार्ट्स उसमें क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जो कि आपको एक शुक्राणु की संरचना दिख रही है और अलग अलग पार्ट्स भी आपको वहां पे दिख रहे हैं। ओके, तो ये क्या होगी आपकी शुक्र जनन की क्रिया। दूसरी क्रिया आपकी क्या आती है, युग्मक अंड जनन की। दूसरी की क्रिया क्या आ जाएगी, अंड जनन की। अब अंड जनन की क्रिया में आप क्या पढ़ेंगे, अंड जनन की। अंड जनन की क्रिया में देखो क्या होता है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा, अंडाशय में, ठीक है। कहाँ होगा, अंडाशय में क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। अब जैसे ही अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा तो कैसे क्रिया होगी, सेम जैसे किशोरावस्था किसकी आई, यानी कि लड़की में भी जब 13 से 14 वर्ष की अवस्था आएगी, उसके अंदर क्या होगी, किशोरावस्था आएगी। तो ये क्रिया क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो इसमें इस क्रिया का स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहली चीज कि इनके अंदर भी GnRH का स्रावण होगा। कौन से हार्मोन्स का, GnRH। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा इस हार्मोन्स का स्रावण होगा। ये हार्मोन्स क्या करेंगे, मास्टर ग्लैंड पे कार्य करेंगे। देखो ध्यान देना, सेम दोनों की एक ही चीजें हैं। क्या करेगा, मास्टर ग्लैंड पे कार्य करेगा। जैसे ही मास्टर ग्लैंड पे कार्य करेगा तो ये भी क्या करेगा, दो प्रकार के हार्मोन्स को स्रावण करेगा। एक LH और दूसरा क्या हो जाएगा आपका FSH, ठीक है। एक LH हार्मोन्स और दूसरा कौन सा हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स। अब जैसे ही देखो, तो इनमें भी ये जो अवस्था आएगी तो इनके द्वारा क्या होगा, LH और FSH का स्रावण होगा, मास्टर ग्लैंड पे कार्य करेगा। और मास्टर ग्लैंड के अंदर आपको पता है, मैंने एक चीज ये बोला कि जो एक लड़की में विशेष ऐसे गुण होते हैं कि इसमें जो प्राथमिक अंडक का निर्माण रहता है वो जन्म से पहले ही हो चुका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसकी अंडजन्य सेल होगी, ठीक है। जो अंडजन्य सेल होगी उसमें पहले क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे भ्रूणी अवस्था में, यानी कि जन्म से पहले भ्रूणी परिवर्धन। देखो कैसे होते हैं, जन्म से पहले भ्रूणी परिवर्धन। देखो क्या होगा, अंडजननी कोशिका, ठीक है। अंडाशय के अंदर कौन सी कोशिका होगी, अंड जननी कोशिका। यह अंड जननी कोशिका क्या करेगी, इनके अंदर होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से ये क्या बनाएंगी, प्राथमिक अंडक में चेंज होंगी। किसमें, प्राथमिक अंडक, यानी कि प्राइमरी oocyte। किसमें चेंज हो जाएंगे, प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी oocytes। अब देखो, तो यहां तक की जो क्रिया होगी, अब इस प्राथमिक अंडक में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से यह प्राथमिक अंडक द्वितीय अंडक में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वापस से क्या होगा, ये क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। फिर द्वितीयक जब होगा, ठीक है, द्वितीयक जब विभाजन होगा यानी कि अर्धसूत्री जब सेकेंड होगा तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे द्वितीय कंडक में और साथ साथ ध्रुवीय कोशिका में। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही चेंज हुआ तो ये एक तो किस में चेंज हो जाएंगे, द्वितीय कंडक में, और दूसरा ध्रुवीय कोशिका में। अब देखो इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे अंडाणु का निर्माण, यानी कि यहाँ तक की जो आपकी प्रोसेस होगा, ये वाला प्रोसेस जो होगा ये आपका भ्रूण में, यानी कि जो लड़की है जब पल रही है उसका भ्रूणी परिवर्तन हो रहा है, वो विकास कर रही है, तभी तक उसमें प्राथमिक अंडक का निर्माण हो चुका होता है। जैसे ही अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होने ही वाला होता है कि उस लड़की का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। अब इस लड़की का अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन कब होगा, जब वो लड़की 13 से 14 वर्ष की आयु में आएगी, यानी उसका किशोरावस्था आएगा। किशोरावस्था आएगा तो ये द्वितीय कंडक में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन भी होता है, लेकिन अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन कब होगा, जब ओव्यूलेशन की क्रिया के बाद अंडाणु और शुक्राणु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पे अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होता है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा होगा मेल की अपेक्षा, क्योंकि मेल में एक साथ सारी कार्य हो जा रही है, लेकिन यहाँ इसमें कुछ जन्म से पहले, कुछ किशोरावस्था में और कुछ जब निषेचन की क्रिया होगी तब यहाँ जाके क्या होगा, एक अंडे का निर्माण होता है। और ये सारी क्रियाएं आपको कहाँ होती है, ओवरी के अंदर। ठीक है, कहाँ होगी, ओवरी के अंदर। अब जैसे ही पुरुष में अगर मैं बात करूं, पुरुष में आप देख रहे हैं कि हमने क्या बोला, जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र का कायांतरण हो गया तो ये शुक्र कायांतरण में सबसे पहले आपको देखो दिख क्या रहा है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, टेस्टिस है। इस टेस्टिस में नर्भजन्य कोशिका है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान शुक्राणु का निर्माण हुआ। ठीक है, अब शुक्राणु का निर्माण होने के बाद जैसे ही शुक्राणु निर्माण हुआ तो हमने क्या बोला था, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूं, देखो बहुत सारी क्या है, वृषण पालिकाएं हैं, इसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। हमने क्या बोला था, यहाँ पे वृषण नलिका होती है। ठीक है, फिर उसके बाद वृषण जालिका होती है। तो यहाँ से होते हुए शुक्राणु का निर्माण हो रहा है और यहाँ से यहाँ पे जो हमारा अधिवृषण, ये वाला पार्ट क्या है, अधिवृषण है। इस अधिवृषण में जा रहे हैं, अधिवृषण से होते हुए जो हमारे क्या है, शुक्रवाहक, क्या है, शुक्रवाहक है। तो शुक्रवाहक से होते हुए कहाँ स्टोर होना, शुक्राशय में। शुक्राशय से होते हुए फिर पेनिस के द्वारा, यहाँ पे ध्यान देना, देखो शुक्राशय से होते हुए क्या हो रहा है, पेनिस के द्वारा क्या हो रहा है, बाहर सकृत हो रहे हैं। तो ऐसी ही क्रिया हर एक पुरुष के अंदर, ठीक है, होती है। जैसे ही किशोरावस्था आएगी शुक्राणु का निर्माण होगा तो ऐसे ही शुक्राणु बनेगा, फिर ऐसे ऐसे इस क्रिया के द्वारा क्या होंगे, बाहर आएंगे। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स क्या आ रहे हैं, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को भी कर रहे हैं, प्लस कुछ ऐसे भी मार्ग हैं जो शुक्राणु को एक मार्ग दे रहे हैं बाहर सक्रिय होने के लिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक आपको यूट्रस दिख रहा है और एक आपको क्या दिख रहा है, एंडोमेट्रियम दिख रहा है। अब इस यूट्रस में और एंडोमेट्रियम में देखो होता क्या है, यहाँ पे इसी तरह जैसे ही महिला के भी अंदर क्या होगा, अंडाणु होगा, तो वो क्या होगा, ओव्यूलेशन की क्रिया होगी और ओव्यूलेशन की क्रिया के द्वारा वो कहाँ जाएगा, एम्पुला में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, एम्पुला में जाएगा। इसके बाद एक हमारी एक साइकिल आती है, आर्तव चक्र। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है आर्तव चक्र के बारे में कि आर्तव चक्र होते क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है। फास्ट ट्रैक रिवीजन का मतलब है कि जल्दी जल्दी भागना है, तो रफ्तार में भागना है, और ऐसा नहीं है कि चीजें समझ में ना आए बस भागते रहें। मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे होता है और यहाँ पे आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं। ठीक है, अब अगला क्या आता है, आर्तव चक्र। देखो आर्तव चक्र एक ऐसी अवस्था है, आर्तव चक्र एक ऐसी अवस्था होती है, ये कब होगी, जैसे ही महिला की कोई लड़की किशोरावस्था में आएगी तो ये क्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, जब जैसे ही किसी लड़की की क्या आती है,
किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था में आर्तव चक्र स्टार्ट होता है। आर्तव चक्र होता है किसमें होता है? प्राइमेट्स मादा में। ठीक है, हालांकि ये सब में नहीं होगा। ठीक है, ये क्रिया जो होती है वो सब में नहीं होती, ये होती है प्राइमेट्स मादा में। प्राइमेट्स मादा में। प्राइमेट्स मादा बच्चे आपके क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल क्या बोलूं, कपि हो गए, मनुष्य, बंदर। ठीक है, क्या हो गए? कपि, मनुष्य, बंदर। ठीक है, कपि, मनुष्य और बंदर। आप देखो इनमें क्या होता है कि 3 से 5 दिन योनि, ठीक है, क्या होगा? 3 से 5 डे तक किससे? वेजाइना से। वेजाइना यानी कि योनि, इससे क्या होगा? रक्त स्राव होगा। क्या होता है? रक्त स्राव होता है। एक चीज ये होगी, सबसे पहली चीज ये होती है कि जैसे ही किशोरावस्था किसी लड़की में स्टार्ट होती है तो पहली बार जो ये रजोधर्म की क्रिया होती है तो उसको बोलते हैं रजोदर्शन। ठीक है, पहली बार क्यों बोलते हैं रजोदर्शन और लास्ट को बोलते हैं रजोधर्म। ठीक है, रजोधर्म और एक रजोधर्म, आर्तव चक्र क्या बोलेंगे? यानी कि ये रजोधर्म हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो एक रजोधर्म से जो दूसरा हमारा क्या आएगा? रजोधर्म आएगा। इस बीच की जो अवस्था होगी इसी अवस्था को बोलते हैं आर्तव चक्र। क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र। ठीक है, अब देखो जब किसी भी लड़की के अंदर फर्स्ट बार, ठीक है, जब क्या होगा? फर्स्ट बार क्या आएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी तो उस अवस्था को बोलते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। ठीक है, ये क्रिया आपकी 40 से 45 तक की 40 से लेके 50 साल की एज में तक चलती रहती है। उसके बाद 45 से 50 साल बाद जब हमारी एज जैसे ही बढ़ती जाती है तो हमारे अंदर क्या होती है? रजोन निवृत्ति। क्या आती है? रजो निवृत्ति। ठीक है, यानी कि किसी भी के अंदर जब पहली बार क्या होगा? ये क्रिया स्टार्ट होगी तो उसको क्या बोलेंगे? रजोधर्म। यानी कि एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म की जो क्रिया आएगी उस पूरी क्रिया को बोलेंगे आर्तव चक्र। और सबसे पहला ये जब स्टार्ट होगा तो उसको बोलते हैं रजोदर्शन। और ये जो रजोदर्शन आपका स्टार्ट होता है ये कितने एज में? 13 से 14। लेकिन आपका ये बच्चा यहाँ पे फिक्स नहीं है कि हर लड़की में 13 से 14 ही होता है। किसी किसी में आपको आप दिख रहा है 10 से 11 में भी स्टार्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे खान पान पे डिपेंड कर रहा है, हमारे खान पान में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। ठीक है, तो एक निर्धारित टाइम इन नहीं है और लास्ट होने की भी कोई निर्धारित टाइम नहीं कि हाँ इतने टाइम में क्या होगी? ये खत्म होगी। अब यहाँ पे इतनी बात क्लियर हुई कि सबसे पहला आएगा रजोदर्शन और सबसे लास्ट में जो खत्म होगा उसको रजो निवृत्ति बोलेंगे। अब जो हमारा आर्तव चक्र होता है ये कितने दिन का होता है? 28 से लेके, ठीक है, 28 से लेके 30 डे का होता है। कितना? 28 से लेके कितने दिन का होगा? 30 डे तक ये चलता रहता है। अब अगर मैं आर्तव चक्र की प्रवस्था की बात करूं कि आर्तव चक्र की कितनी कितनी प्रवस्थाएं होती है। ठीक है, आर्तव चक्र की प्रावस्था, अब देखो आर्तव चक्र की प्रवस्था में देखो होता क्या है। देखो अब आर्तव चक्र की जो अवस्था होती है, कैसे आर्तव चक्र किसी महिला के अंदर स्टार्ट होते हैं। आर्तव चक्र की प्रवस्था में हम बोलते हैं कि जो आर्तव चक्र होता है 3 प्रकार का होता है। देखो 3 प्रकार में सबसे पहले कौन कौन होता है? एक होता है, अगर आर्तव चक्र की हम प्रकार की बात मैं करूंगी तो इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कम प्रसारी अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था? कम प्रसारी अवस्था।
ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरे को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, ठीक है। तीसरी को बोलते हैं मासिक अवस्था। और इन पूरे तीनों को मिला के इन तीनों को बोलते हैं आर्तव चक्र। अब कम प्रसारी अवस्था में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि एफएसएच पुट्टिकाओं को यहाँ पे क्या करेगा, एफएसएच हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स बच्चा, एफएसएच हार्मोन्स। हमने क्या बोला कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है ये मास्टर ग्लैंड पे कार्य करता है। मास्टर ग्लैंड क्या करता है, दो हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाता है, एफएसएच और एलएच। अब एफएसएच हार्मोन्स क्या करता है, पुट्टिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, एफएसएच हार्मोन्स क्या करेगा, पुट्टिकाओं को एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करेगा। किसको, पुट्टिकाओं को। और पुट्टिकाओं कौन सी आपकी होती है, ग्राफिन पुट्टिका, ठीक है। तो ये पुट्टिकाओं से क्या करेगा, किस हार्मोन्स के लेवल को करेगा, बढ़ाएगा, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ये जो क्रिया होती है 1 से लेके 12 दिन तक होती है, ठीक है। 1 से लेके 12 डे तक चलती है। इसी में जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो वहां पे जो प्राथमिक अंडक होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, द्वितीयक अंडक में चेंज हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर। ये होती है आपकी कम प्रसारी अवस्था में। अब दूसरी अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया में क्या होगा, कार्पस लूटियम के द्वारा। अब आपको ये सारी चीजें आपको पता है कि कार्पस लूटियम क्या होता है, ग्राफिक पुट्टक क्या होता है ना। तो अभी क्या करेगा, कार्पस लूटियम के द्वारा, किसके द्वारा, कार्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होगा उसका लेवल बढ़ेगा, तो उसका लेवल बढ़ने से जो द्वितीयक अंडक होगा, क्या होगा, द्वितीयक अंडक होगा, द्वितीयक अंडक। अब ये द्वितीयक अंडक कहाँ जाएंगे, ये द्वितीयक अंडक आपके चले जाएंगे कहाँ पे, एम्पुला में, ठीक है। कहाँ गए जाएंगे, एम्पुला में। और एम्पुला में जाएंगे तो वहां पे ये क्या करेंगे, 24 आवर्स तक वेट करेंगे। कितना, 24 आवर्स तक वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे, स्पर्म का वेट करेंगे कि स्पर्म आए तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो जाए। लेकिन आप यहाँ पे आर्तव चक्र पढ़ रहे हैं तो आर्तव चक्र में फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना है। आर्तव चक्र किसी कब उस कंडीशन में आएगा, यानी कि जो मासिक धर्म आपका उस कंडीशन में स्टार्ट होगा जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तीसरी क्या होती है, मासिक अवस्था। और मासिक अवस्था में हम क्या बोलेंगे, जब एम्पुला में, ठीक है, जब एम्पुला में स्पर्म पहुंच जाएगा, सॉरी अंडाणु पहुंच जाएगा और वहां पे स्पर्म नहीं आएगा तो वहां पे क्या होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। एक साथ ये आपको ये चीज है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, प्रेगनेंसी के लिए प्रोग्रेसिव होता है। यानी कि ये क्या करता है, एंड्रोमेट्रियम, ठीक है, गर्भाशय में क्या होती है, जो एंड्रोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसको और भी बनाने का, मजबूत बनाने का कार्य करता है, साथ साथ सगर्भता बनाने की भी एक अवस्था को भी देता है। यानी कि वहां का जो वातावरण वो सगर्भता के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। अब देखो क्या होगा, मासिक अवस्था में क्या होगा, जो थर्ड अवस्था आती है, तो मासिक अवस्था में क्या होगा, इसको बोलते हैं पुराने चक्र की अंतिम अवस्था और नए चक्र की प्राथमिक अवस्था, ठीक है। मासिक अवस्था में हम क्या बोलेंगे, पुराने चक्र की अंतिम, ठीक है, और नए चक्र की प्रारंभिक अवस्था को, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चा देखो कहने का मेन उद्देश्य ये है, देखो
यहाँ पे कहने का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाऊं, ठीक है, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो आप भली बातें जानते ही हैं, और आपको मेरी ये कोशिश है आपको कि बनाने भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझने के एक तरीके से बता रही हूँ, बाकी आप तो समझदार हैं ही, चीजों को कैच जल्दी ही कर लेंगे। देखो हमने यहाँ से क्या होता है अंडाणु का निर्माण। अब मानो क्या हुआ, अंडजनन की क्रिया हुई, अंडजनन की क्रिया के द्वारा यहाँ पे किसका निर्माण हो चुका है, अंडाणु का, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अंडाणु का निर्माण हो गया। तो हमने क्या बोला है कि सबसे पहले जो हमारी आर्तव चक्र स्टार्ट कैसे होती है, सबसे पहले क्या होगा, एफएसएच हार्मोन्स का स्रावण होगा। एफएसएच हार्मोन्स क्या करेगा, ग्राफिन पुटक को बनाएगा, सॉरी प्राथमिक कंडक का तो निर्माण हो चुका हो तो द्वितीय कंडक को बनाएगा। अब जैसे ही एफएसएच क्या करेगा, पुट्टिकाओं पे वर्क करेगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा और एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। जैसे ही अंडाणु का निर्माण हो गया तो यहाँ पे क्या होगी, ओव्यूलेशन की क्रिया, जो दूसरी अवस्था आती है अंडोत्सर्ग की क्रिया। तो यहाँ पे ये अंडाणु क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास कोई हाथ पांव तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कैपिलरी जो फिम्बरी होते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पे अंडाणु जैसे ही पहुंचा, ठीक है, ये क्या करेगा, शुक्राणु का वेट करेगा। जब ये अंडाणु का जो पूरा जीवन काल होता है 24 आवर्स तक होता है, अगर यहाँ पे शुक्राणु आ गया तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही शुक्राणु नहीं आया तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे गर्भाशय होते हैं इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है। कितनी लेयर, 3 लेयर। तो ये अंदर वाली जो लेयर होती है, जैसे ही निषेचन नहीं होगा तो यहाँ की जो कार्पस लूटियम क्या करेगी, देखो अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए हमने क्या बोला कि जो जैसे ही अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही है तो अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए जो कार्पस लूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा देती है, ठीक है। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं हुई, अगर यहाँ पे शुक्राणु आया, निषेचन हो गया, तो आर्तव चक्र यानी कि मासिक अवस्था आपकी स्टार्ट नहीं होगी, जो पीरियड्स होगा आपका इस साथ स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही निषेचन नहीं होगा तो यहाँ पे जो कार्पस लूटियम होती है, ठीक है, क्या होगा, जो कार्पस लूटियम होती है वो क्या करेगी, कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के लेवल को क्या कर देगी, वहां पे डाउन हो जाएगा, यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल स्रावण हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ की जो एंड्रोमेट्रियम की लेयर होती है, यही लेयर टूटने लगती है और टूटने के बाद ये ब्लड के रूप में क्या आती है, बाहर आती है। और ब्लड के रूप में कितने दिन, 3 से 5 दिन तक चलती है। सब में एक अलग अलग टाइम होती है, किसी किसी में 3 से 5 दिन, एक जो हमारी साइंस दृष्टिकोण से है कि 3 से 5 दिन तक ये अवस्थाएं चलती है। हाँ, अगर किसी में 3 से कम है तो भी भाई दिक्कत है, उसको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर 5 से ज्यादा दिन है तो भी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये आपके होते हैं आर्तव चक्र, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला कि निषेचन ना क्रिया की अवस्था में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही क्या होगा, निषेचन की क्रिया, अब वो आपको ये क्या दिख रही है, ये आपके पूरे एक साइकिल दर्शा रही है। साइकिल में क्या आपको दर्शा रहा है कि सबसे पहले अंडाणु का निर्माण हो रहा है, फिर ग्राफिन पुटक से, देखिए ग्राफिन पुटक से क्या हो रही है, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही है और अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा ये कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है तो यहाँ की जो भीतर की जो एंड्रोमेट्रियम की लेयर है ब्लड के रूप में क्या हो रही है, बाहर, यानी कि टूट रही है और ब्लड के साथ क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। आपको ये अवस्था पूरी दिखा रही है कि कैसे कैसे ये हमारे शरीर में अवस्था होती है, ठीक है। देखो पूरे आपकी स्टेज को भी बता रही है कि जो आपकी 3 अवस्था, वो कैसे कैसे किन किन दिन में कैसे कैसे अवस्थाएं होती है। आ गया समझ में। अब देखो, अगर यहाँ पे ये तो हो गई आर्तव चक्र की अवस्था, लेकिन अगर आर्तव चक्र नहीं हुआ, ठीक है, क्या नहीं हुआ, आर्तव चक्र नहीं हुआ, तो एक प्रोसेस आपके आती है निषेचन की क्रिया, जो कि 1 नंबर में आपका पूछता है निषेचन। तो निषेचन में आप क्या बोलते हो, देखो निषेचन की क्रिया में हम क्या बोलते हैं, निषेचन। तो निषेचन में हम क्या बोलते हैं, निषेचन को इंग्लिश से बच्चे आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन में क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों मिलते हैं, तो दोनों मिलने की क्या बात क्या बनाते हैं, जायगोट। ये क्या बनाएंगे, जायगोट को बनाएंगे, ठीक है। इस जायगोट में क्या होगा, विदलन होगा। इस जायगोट में क्या होगा, विदलन की
क्रिया होगी। जैसे ही विदलन की क्रिया होगी क्या बनेगा, भुड़ का निर्माण होगा। ठीक है, भुड़ बनेगा, भुड़ का क्या होगा, रोपण होगा। ठीक है, भुड़ का रोपण हुआ तो क्या आ जाएगी, संगर्भता आएगी। क्या आएगी, संगर्भता आएगी। संगर्भता आई तो भ्रूणी क्या होगा, भ्रूणी परिवर्धन होगा। शॉर्ट में आपको समझना है। ठीक है, अब भ्रूणी परिवर्धन होगा तो जैसे ही भ्रूण का विकास हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सी क्रिया स्टार्ट होगी, प्रसव की क्रिया स्टार्ट होगी। और प्रसव की क्रिया के द्वारा क्या होगा, एक शिशु का क्या हो जाएगा, बच्चा यहाँ पे जन्म हो जाएगा। तो ऐसे ही तो हम भी जन्मे हैं, है ना। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब हमारे से रिलेटेड, हम भी इसी प्रक्रिया के द्वारा जन्मे हैं, हम भी फ्यूचर के पेरेंट्स बनेंगे। तो हमारी भी जो संतति होगी वो ऐसे ऐसे करके उनके अंदर ऐसे ग्रोथ होगा, ऐसे चेंजेस आएंगे और एक नए शिशु का हम क्या करेंगे, जन्म देंगे। यानी कि अपनी जाति की स्थिरता को तो बनाए रखने के लिए चाहे मानव है चाहे कोई और भी जीव क्या करे, रिप्रोडक्शन की क्रिया को कर रहा है। ओके, इतनी बातें क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, निषेचन की क्रिया। तो निषेचन की क्रिया में, निषेचन की क्रिया क्या होती है, अंडाणु शुक्राणु का। ठीक है, अंडाणु शुक्राणु की जो मिलने की क्रिया होती है। ओव्यूलेशन हुआ, वहां पे तो आर्तव चक्र देख लिया, लेकिन यहाँ पे हम इस कंडीशन में देखेंगे कि आर्तव चक्र नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो गई। अब निषेचन की क्रिया में सबसे पहले चीज क्या होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे ही दो दंपति के बीच में, ठीक है, दो कपल्स के बीच में लैंगिक संपर्क बनते हैं। ठीक है, अब लैंगिक संपर्क के द्वारा जो वीर्यसेचन की क्रिया होती है जिसको बोलते हैं बाह्य स्खलन। ठीक है, वीर्यसेचन की क्रिया, तो वीर्यसेचन की क्रिया वो होती है जिससे कि शुक्राणु जो होते हैं मादा के शरीर में जाते हैं। ठीक है, तो वो कब जाएंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। अब क्या हुआ, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म होते हैं वो मिलियन की संख्या में जाते हैं। ठीक है, किस संख्या में, मिलियन की संख्या में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मादा के शरीर में जाते हैं। अब जैसे ही मिलियन की संख्या में जाते हैं तो सारे वहां पे नहीं पहुंच पाते। सारे वहां पे क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि हर एक स्पर्म की जो कैपेसिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो उसमें से सबसे पावरफुल जो स्पर्म होता है वही जल्दी से भागते 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 जाता है किसके पास, अंडाणु के पास, और वहां पे वो क्या होता है, निषेचन। अभी डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि कई सारे जो हैं स्पर्म है वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अंडाणु से संलयित होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रोमोसोम भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये संरचना आपको क्रोमोसोम वाली भी दिख रही है ना। अब इसमें से सबसे जो पावरफुल होगा वही क्या करेगा, इसमें घुसेगा। और इस डायग्राम में भी आपको ये दिख रहा है, ये डायग्राम आपको क्या दिख रहा है कि इसमें भी कई सारे पीछे लगे हुए, जैसे किसी एक कार्य को करने के लिए सीट एक हो और बच्चों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, और सबसे जो टैलेंटेड बच्चा होता है उसी का क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी सबसे जो टैलेंटेड होगा, सबसे पावरफुल होगा, जिसमें सबसे ज्यादा भागने की कैपेसिटी होगी, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वही क्या करेगा, अंडाणु से जाके संलयित होगा और वही एक नए शिशु को क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलते हैं मिलियन की संख्या में तो निकलते हैं, लेकिन लगभग जो ओवरी में जाते जाते, क्योंकि हमारी फिमरी भी होती है प्लस जो हमारी ओवरी होती है उससे एससीजी पदार्थ का स्रावण भी होता है, तो कुछ तो क्या होता है एंड्रोमेट्रियम में ही फंस जाते हैं, कुछ हमारी वेजाइना के अम्लता के कारण ही वहीं पे मर जाते हैं, कुछ वीर्यसेचन के दौरान बाहर सक्रिय हो जाते हैं। तो जो स्पर्म कुछ संख्या की स्पर्म में जो पहुंचते हैं वो वहां पे क्या करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं, और एक ही स्पर्म जो सबसे पावरफुल होता है वही क्या करता है, यहाँ पे भेदने का कार्य करता है। अब भेदने का कार्य कैसे करता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो एक्रोसोम होता है, सॉरी शुक्राणु होता है, शुक्राणु का इस ये वाला जो पार्ट होता है इसमें आपका क्या होता है, एग्रोसोम होता है। ठीक है, अब एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम होते हैं, और निषेचन से पूर्व जो अंडाणु होता है वो फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ का स्रावण करता है, और ये फर्टिलाइजिन क्या करता है, एंटी फर्टिलाइजिन नामक पे यानी ग्राही पे कार्य करता है, और ग्राही पे जैसे ही कार्य करता है तो यहाँ पे जो एक्रोसोम के द्वारा एंजाइम स्रावित होता है वो एंजाइम किसी कोरोना रेडिटा में क्या करती है, घुल जाती है। अब कोरोना रेडिटा में घुलने के बाद वो कहाँ जाती है, जोना पैलेसोडा में, ये लेयर में कहाँ जाएगी, जोना पैलेसोडा में। अब जोना पैलेसोडा में घुसते हुए वो क्या करती है, निषेचन की क्रिया करती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे निषेचन की क्रिया हुई, ठीक है, अब दोनों का क्या हो गया, मिलन हो गया। तो निषेचन की क्रिया होने के बाद आपको ये दिखता है कि यहीं पे क्या होता है, लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। तो लिंग निर्धारण की क्रिया में आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। तो लिंग निर्धारण की क्रिया आपको ये देखनी होती है, सबसे पहले लिंग निर्धारण।
तो लिंग निर्धारण में आपको ये पता है बच्चे कि यहाँ पे जो गुणसूत्रों की, ठीक है, गुणसूत्रों की जो संख्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मादा और पुरुष, देखो मादा और पुरुष की अगर मैं बात करूं, देखो अब मादा और पुरुष में क्या होता है, देखो 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं महिला में पाए जाते हैं, 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं किसमें पाए जाते हैं, पुरुष में। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 जोड़ा, तो मादा में 23वां जोड़ा जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। लेकिन पुरुष में क्या होता है, इनमें 22 जोड़े, ठीक है, 22 जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। और 23वां जो जोड़ा होता है, ठीक है, 23वां जो जोड़ा होता है वो क्या होता है, यक्स वाई होता है। और इसी यक्स वाई को हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, इसी गुणसूत्र को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। अब देखो ये लिंग गुणसूत्र जो होंगे ये डिपेंड करता है, हमारे समाज में ये बोला जाता है कि अगर कोई लेडीज है वो लड़की ही पैदा कर रही है तो उसको कोसा किसको जाता है, औरत को, कि तो लड़की ही पैदा करे। लेकिन औरत में कमी नहीं होती, कमी किस में होती है, पुरुष में होती है। क्यों, क्योंकि जो महिला का क्रोमोसोम है वो तो 23 जोड़ा है, कोई भी अपना क्रोमोसोम दे वो तो एक्स एक्स ही देगी। लेकिन पुरुष के क्रोमोसोम में क्या है, चेंज है कि यहाँ पे 22 जोड़ा क्या है, समजात है, और 23वां जोड़ा क्या है, भिन्न है। और 23वां जोड़ा भिन्न में क्या है, यक्स और वाई है। अगर यहाँ पे आप इसमें क्रॉस कराएं, ठीक है, देखो अगर यहाँ पे आप इसको क्रॉस कराते हैं, क्रॉस क्या कराएंगे, अलग अलग आप यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक साइड हम क्या लिखेंगे, यक्स एक्स, यक्स एक्स, और यहाँ हमारा क्या है, यक्स और वाई है। अब देखो अगर औरत ने, फीमेल ने अपना यक्स गुणसूत्र दिया और पुरुष ने भी क्या दिया, एक्स गुणसूत्र दिया, तो यहाँ पे क्या चांसेस बन जाएंगे, यक्स एक्स हो जाएंगे, यानी कि लड़की होगी। अगर ये अपना यक्स दे रही है और पुरुष ने अपना क्या दिया, वाई दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, यक्स और वाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यक्स और वाई। और इसी तरह अगर यहाँ पे इसने यक्स एक्स दिया तो क्या हो जाएगा, यक्स एक्स, और यहाँ पे अगर ये यक्स वाई दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यक्स वाई। यानी कि हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि इसमें 50%, ठीक है, 50% जो क्या होगा, बॉयज होगा, और 50% जो होगी वो क्या होगी, गर्ल्स होगी, ठीक है। क्या होगी, 50% बॉय और 50% गर्ल्स। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आप एक डायग्राम बना देंगे, प्लस इसके बारे में जो आप डायग्राम बना रहे हैं उसको लिख देंगे, तो आपको फुल नंबर वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे आपको दिख रही है, आपको यहाँ पे संरचना दिख क्या रही है कि सबसे पहले अंडाणु है, अंडाणु की चारों तरफ क्या है, शुक्राणु है, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्रोमोसोम का एक में मिक्स हो रहे हैं, अब यहीं पे डिसाइड होगा कि यहाँ पे जो कौन सा यहाँ पे क्रोमोसोम मिला है, यहाँ पे लड़का हो रही है या तो लड़की हो रही है। सबसे पहले देखो यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, अलग अलग, यानी कि 23 जो क्रोमोसोम आ रहे हैं उनका समावेश हो रहा है, और 23 क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं। अगर यहीं पे अगर पुरुष यहीं पे अगर अपना यक्स गुणसूत्र दिया होगा, अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, लड़की होगी। अगर यहीं पे अगर पुरुष ने अपना वाई गुणसूत्र दिया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। यानी कि लड़का या लड़की होना ये डिपेंड किस पे करेगा, पुरुष पे करेगा। किस पे करेगा, पुरुष पे करेगा, महिला पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये ऐसे होती है आपकी फर्टिलाइजेशन क्रिया, यानी कि जो ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी हमारे शरीर के अंदर होती है, ठीक है। तो फ्यूचर के पेरेंट्स बनने वाले हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। तो अगर ये चीज आपको पता चल जाए कि देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर मानो तो आप इसको बहुत एक सही दिशा में लेके जाओ, और ना मानो तो इसको एक गलत दिशा में लेके जाओ।
ये आपकी सोच के ऊपर है। अगर आप इसको सही दिशा में लेके जाते हो तो हम ये कह सकते हैं कि WHO के अनुसार आप जनरल रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन आप इसी को अगर गलत दिशा में लेके जाते हो तो हम ये कहेंगे कि आप WHO के अनुसार क्या है, स्वस्थ नहीं है, यानी कि मानसिक बीमारी, मानसिक रूप से पीड़ित है, भावनात्मक रूप से पीड़ित है। तो हम एक फ्यूचर के अपने देश को हमें आगे करना है तो हमें मानसिक भावनात्मक सारी चीजों से क्या होना है, हमें स्वस्थ होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, निषेचन क्रिया। अब यहाँ पे जैसे ही निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है, जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के बाद यहाँ पे क्या होता है, जायगोट बनते हैं। ठीक है, अब जायगोट बनने के 24 घंटे बाद विदलन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। कौन सी क्रिया स्टार्ट होगी, विदलन की क्रिया। जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या बना, शुक्राणु प्लस अंडाणु, इन दोनों के बीच क्या हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन से क्या बना, जायगोट बना। अब इस जायगोट का 24 घंटे के बाद, कितने, 24 आवर्स के बाद क्या होने लगेगा, क्लीवेज होगा। क्या होगा, क्लीवेज। क्लीवेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, विदलन। यानी कि लगातार इसमें एक विशेष प्रकार का, एक अलग ही तरीके का समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और आकार में चेंज आएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक सेल क्या करेगी, लगातार विभाजित होती जाएगी और विभाजित होने के बाद ये क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये देखो, ये जायगोट है। ठीक है, अब यहाँ पे दो लोगों का समावेश तो हो गया है। ठीक है, हमने क्या बोला कि यहाँ पे दो लोगों का क्या है, समावेश हो गया है। अब दो लोगों के समावेश में आपने क्या क्या देखा है कि यहाँ पे क्रोमोसोम भी मिल रहे हैं। ठीक है, क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम भी मिलेंगे। अब क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक चीज, कुछ क्रोमोसोम जो होंगे वो किसके होंगे, माता के होंगे। ठीक है, और कुछ क्रोमोसोम क्या होंगे, पुरुष के होंगे। ये दोनों क्या करेंगे आगे चल के, ठीक है, आगे चल के जब ये क्या करेंगे, दोनों बनेंगे तो कैसे बनेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों का गुणसूत्रों का क्या हो गया, मिलन हो गया। ठीक है, तो यही पर डिसाइड क्या हो जाएगा कि लड़का है या कि लड़की है। ओके, अब इस जायगोट, यानी कि जायगोट का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 23 तो ये भी है और 23 तो ये भी है और दोनों मिलके क्या बन गए, यहाँ पे 46 बन गए। यानी कि यहाँ पे 23 गुणसूत्र माता के, 23 गुणसूत्र पिता के, दोनों मिलके क्या हो गए, 46। अभी 46 जो गुणसूत्र होगा और एक संतति का विकास करेगा, यानी कि या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, एक नए जीव की क्या हो रही है, यहाँ पे उत्पत्ति हो रही है। अब देखो, जैसे ही नई जीव की उत्पत्ति होगी तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हमने क्या बोला, निषेचन हो गया, तो निषेचन के बाद जो जायगोट है वो जायगोट लगातार क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब लगातार चेंज कैसे होगा, देखो यहाँ पे, यानी कि इसके आकार में क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे ये जायगोट है तो ये क्या होगा, अचानक से क्या करेगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या क्या करेगा, यहाँ देखना है आपको। सबसे पहले ये 2 सेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आकार में क्या होती जाएगी, चेंज। फिर 2 से कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 4 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने बन गए, 4 बन गए। 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ठीक है, 8 से कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। और ये 16 वाली जो संरचना होगी ये एक ठोस गोले के समान संरचना हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, ठोस गोले के समान एक संरचना हो जाएगी। साथ साथ इसकी हमने क्या बोला कि इसकी जो जोना पैलुसिडा होती है वो बनी की बनी रहती है। ठीक है, वो क्या होती है, बनी की बनी ही रहती है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हम ये कहेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या है, जायगोट है। ठीक है,
ये क्या है, ये जाइगोट है। अब इस जाइगोट में क्या हुआ, विदलन हुआ। विदलन होने के बाद ये कितने में टूटी, 2 में, 4 में, 8 में, 16 में। ठीक है, अब 16 से चेंज किस में हो जाएगी, 32 में। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 32 सेल, 32 कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा। और ये पूरी तरीके से यानी कि 16 से 8 से 16 तक की जो अवस्था हो जाएगी एक ठोस गोले में चेंज हो जाएगी, जिसको बोलते हैं मारुला। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ तक के, यहाँ तक को बोलते हैं 8 से लेके, ठीक है, 8 से इसको बोलते हैं कोरक खंड, कोरक खंड या तो ब्लास्टोफोर कहते हैं। ठीक है, और 8 से 16 तक की अवस्था को क्या बोलेंगे, मारुला कहते हैं। क्या बोलेंगे, मारुला कहते हैं। अब ये मारुला जो 32 अवस्था में चेंज हो जाएगा, और 32 अवस्था में चेंज होने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लास्टुला में। किसमें, ब्लास्टुला में। यहाँ की 8 के बाद ये संरचना क्या हो जाएगी, ब्लास्टुला। अब अचानक से इस ब्लास्टुला में अलग से चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आ जाएंगे, किसमें से इसकी जो कुछ कोशिकाएं होंगी, ठीक है, कुछ कोशिकाएं क्या करेंगे, साइड साइड में चली जाएंगी, यहाँ पे आएंगी। ठीक है, और कुछ जो कोशिकाएं होंगी वो यहाँ पे इनर सेल मास के अंतरा कोशिका के रूप में इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो इस वाले संरचना को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। और इसको बोलेंगे इनर सेल मास, इनर सेल मास, और इसको बोलेंगे ब्लास्टो सेल कैविटी। ठीक है, अब इसी का जैसे ही क्लीवेज होगा, यानी कि जाइगोट बना, 2 मेल और फीमेल का एक दूसरे के साथ संलयन हुआ, जाइगोट बना, तो जाइगोट बनने के 24 घंटे के बाद एक कोशिकाएं क्या करती है, विदलन करना स्टार्ट कर देती हैं। और लगभग ये पूरा टाइम होने में 7 डे का टाइम लगता है। अब जैसे ही 7 डे का, ठीक है, 7 दिन हुआ, 7 दिन के बाद इसका क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कोशिकाएं बन चुकी हैं, यहाँ पे कोशिकाओं में क्या हो रहा है, चेंजेस होंगे, विदलन की क्रिया होगी। और इस विदलन की क्रिया के द्वारा देखो ये एंड्रोमेट्रियम की लेयर है। अब इस एंड्रोमेट्रियम की लेयर के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो रहा है, रोपण हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रोपण हुआ तो इसी को हम बोलेंगे कि सगर्भता हो गई, यानी कि कोई भी एक महिला है, वो महिला क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम किसका शो कर रहा है, आपका संगर्भता का। ठीक है, किसका, संगर्भता का। यहाँ पे ब्लास्टोसेल की देखो, यहाँ पे कुछ गुहा दिख रही है, कुछ साइड साइड में कुछ सेल है। ठीक है, और इसी का इनका क्या हो जा रहा है, रोपण हो जा रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे एक महिला के अंदर क्या आ गई, संगर्भता आ गई। अब संगर्भता आने के बाद जैसे ही क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से संगर्भता आई, यानी कि अंतरोपण हुआ, अंतरोपण से यहाँ पे संगर्भता आ गई। अब संगर्भता आने के बाद यहाँ पे उस भ्रूण का भ्रूणी परिवर्धन होने लगेगा। भ्रूणी परिवर्धन में क्या होगा कि हम ये बोलते हैं कि भ्रूणी परिवर्धन के लिए लगभग आपके कितने माह लगते हैं। रोपण कैसे हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। उस डायग्राम में आपने क्या देखा, रोपण। और रोपण कैसे होगा कि यहाँ पे जो ठोस खोखले गेंदे के समान, देखो पहले आपको ठोस गेंद दिख रही है, अब इस ठोस गेंद में एक अचानक से एक ऐसा चेंज हो रहा है जो कि खोखले के समान, ठीक है, खोखले गेंद के समान संरचना दिख रही है। अब इनका जो रोपण हो रहा है कहाँ पे, एंड्रोमेट्रियम के बाद जो हमारी मायोमेट्रियम होती है, ठीक है, जो मध्य गर्भाशय की लेयर होती है, वहां पे क्या हो रहा है, इसका रोपण हो रहा है। ठीक है, ये वाली लेयर हमारे एंड्रोमेट्रियम है और हमारी क्या है, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम इसका क्या हो रहा है, रोपण हो रहा है। और इसमें आपको कई सारे, देखिए एपिब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसका यहाँ पे रोपण हुआ, ठीक, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको देखो एक खाली कैविटी दिख रही है, अब इसका रोपण हो रहा है। रोपण होने के बाद यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन की अवस्था स्टार्ट हो रही है। गैस्ट्रुलेशन में आपको हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट और इन सारी चीजों में क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे जो हाइपोब्लास्ट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका भ्रूणी परिवर्धन स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइपोब्लास्ट यहाँ पे क्या करेगा कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म इन सारी कोशिकाओं का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से त्वचा का निर्माण होने लगेगा। और इस पूरे भ्रूणी परिवर्धन में आपके एनसीईआरटी में 9.5 दिया है, लेकिन 9 मंथ का टाइम लगता है एक शिशु को जन्म देने में। तो यहाँ पे पहले मंथ में हृदय का विकास होगा, फिर धीरे धीरे अंगों का विकास होगा, फिर धीरे धीरे बाल आएंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे सारे अंग विकसित होंगे, धीरे धीरे भ्रूण क्या करेगा, गति करना स्टार्ट करेगा। ऐसे ऐसे करके 9 मंथ पूरा होगा, और 9 मंथ पूरा होने के बाद क्या होगा, एक भ्रूण का जन्म होगा। ठीक है, यानी कि प्रसव की क्रिया आएगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रोपण हुआ, और यहाँ पे क्रिया आपकी भ्रूणी परिवर्धन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे डायग्राम में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे निषेचन की, यहाँ ये पूरी जो आपकी प्रवस्था है ये आपकी निषेचन से लेके, ठीक है, निषेचन से लेके आपके प्रसव अवस्था तक की ये संरचना आपको यहाँ पे दर्शा रही है कि कैसे कैसे एक शिशु में चेंजेस हो रहा है। पहले सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि जाइगोट बन रहा है। जाइगोट से यहाँ पे 2 सेल में बट रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 में, 32 में अलग चेंज हो रहे हैं। चेंज होने के बाद है ब्लास्टोसिस्ट में। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद जब यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होने पे धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ अंग का कुछ आभास हो रहा है कि यहाँ पे अंगों का विकास हो रहा है। और यहाँ तक पूरी तरीके से अंग का विकास जब हो जा रहा है तो एक शिशु का यहाँ पे क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। यहाँ पे आपका बर्थ की स्टेज दिखा रही है। ठीक है, तो ये हमारे एक फीमेल बॉडी में अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसके फीमेल बॉडी में इतनी सारी चीजें यहाँ पे शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि भ्रूणी परिवर्धन हो रहा है। और इसी में आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे अंग का विकास हो रहा है, फिर हाथ, पांव, आँख, कपाल, इन सारी चीजों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास होने के बाद एक शिशु का क्या हो रहा है, यहाँ पे जन्म हो रहा है। अब देखो जैसे ये क्रिया स्टार्ट होगी, पूरा होगी, तो यहाँ पे आएगी प्रसव की अवस्था। कौन सी अवस्था आएगी, प्रसव की अवस्था। और प्रसव की अवस्था में आपको ये देखना, हम क्या बोलते हैं कि जैसे ही सगर्भता आती है किसी भी महिला के अंदर, सगर्भता आई तो वो क्या करती है, जो हमारा भ्रूण होता है वो एक भ्रूणी झिल्ली में कवर होता है, जिसको एमनियन की झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, उस एमनियन की झिल्ली में, और साथ साथ इसमें क्या होते हैं, अपरा भी होते हैं। अपरा क्या करता है कि भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। यहाँ पे आपको एक चीज के बारे में ये भी पढ़ना होगा, अपरा के बारे में। किसके बारे में, अपरा के बारे में। और अपरा को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है, अपरा एक ऐसी संरचना होती है जो कि क्या करती है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो जरायुज स्तनियों का, जरायुज क्या किसको बोलते हैं, बच्चे देने वालों को। ठीक है, तो जरायुज स्तनियों के किसको, भ्रूण को, ठीक है, भ्रूण को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, क्या करेगी, पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। साथ साथ अपरा का एक और भी कार्य होता है कि ये क्या करती है, ये तो पोषण तो प्रदान करती है, साथ साथ ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को देगी। ठीक है, उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, बाहर निकालेगी। उसके साथ साथ जो भ्रूण का क्या होगा, उत्सर्जित पदार्थ होगा। ठीक है, भ्रूण का क्या होगा, उत्सर्जित पदार्थ होता है, उस उत्सर्जित पदार्थ को भी बाहर निकालने का कार्य करती है। कौन करता है, अपरा करती है। ये कैसे जुड़ा होता है, जो अपरा होता है वो किसके, भ्रूण के गर्भनाल से, भ्रूण के नाल से जो अपरा होगा वो भ्रूण का नाल और माता की जो गर्भनाल होती है और जो माता की रक्त वाहिनी होती है एक दूसरे से बाइंड होती है। तो ये क्या करती है कि रक्त वाहिनी के द्वारा ही भ्रूण को पोषण मिलेगा, और रक्त वाहिनी के द्वारा ही जो भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ होंगे यानी उत्सर्जित पदार्थ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो उसी के द्वारा क्या करेंगे, बाहर। यानी कि अपरा क्या कर रहा है, एक माध्यम बना रहा है पूरे टाइम। जब तक एक शिशु का विकास हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, तब तक वो क्या करेगा, अपरा का ही कार्य होता है कि भ्रूण को पोषण देना, ऑक्सीजन देना, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करना, बाहर निकालना। तो ये होते हैं आपके अपरा के फंक्शन, यानी कि अपरा के कार्य होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जो अपरा होती है ना, अपरा क्या करती है कि गर्भावस्था में, ठीक है, किस अवस्था में, गर्भावस्था में, ठीक है, गर्भावस्था में क्या करती है ये, हाँ, गर्भावस्था में क्या करती है, कैरी ऑन, कैरी ऑन गोनैडोट्रोपिन, ठीक है, गोनैडोट्रोपिन के द्वारा ये क्या करेगी, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या करती है, स्रावण करती है, साथ साथ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हार्मोन्स का भी क्या करती है, स्रावण करती है। अब देखो, जब तक किसी भी महिला की गर्भधारण रहती है, कोई भी महिला गर्भवती रहती है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हमेशा क्या करता है, स्रावित होता रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स। अब जब तक कोई भी महिला प्रेग्नेंट रहेगी, तब तक इस हार्मोन्स का क्या होता है, लेवल बढ़ता, श्रावण होता रहता है। जब क्या होगा, प्रसव की क्रिया स्टार्ट होगी, तो प्रसव की क्रिया में जो हमारी रिलैक्सेशन हार्मोन्स का स्राव होता है, क्योंकि जब प्रसव की अवस्था आती है तो प्रसव की अवस्था में बहुत ज्यादा तीव्र दर्द होता है। तो यहाँ पे इस रिलैक्सेशन हार्मोन्स का कार्य करता है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन हार्मोन्स का स्राव होता है और फिर यहाँ पे प्रसव की क्रिया होती है और प्रसव की क्रिया के द्वारा एक शिशु का क्या होता है, यहाँ पे जन्म होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो गर्भावस्था में जो अपरा होगी उससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावण होगा, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावण होगा और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होगा। अब जैसे ही 9 मंथ की अवधि पूरी होगी, ठीक है, जैसे ही क्या होगी 9 मंथ की अवधि जब पूरी हो जाएगी तो कौन सी अवस्था आएगी, प्रसव की अवस्था। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, प्रसव की अवस्था। तो जो भ्रूण होता है एक झिल्ली में क्या होता है, कवर होता है। प्रसव की अवस्था में ये भ्रूण क्या करता है, इस झिल्ली से निकलता है, निकलने के बाद जो वेजाइना से होते हुए, ठीक है, वेजाइना से होते हुए क्या होता है, बहुत ज्यादा तीव्र दर्द होता है। तो तीव्र दर्द के द्वारा महसूस करने के बाद इतनी ज्यादा दर्द होगा, उसके बाद एक शिशु का जन्म होता है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शिशु का यहाँ पे जन्म हो रहा है। यहाँ पे जो भ्रूण है एक झिल्ली में कवर है और यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि कैसे एक शिशु का यहाँ पे जन्म हो रहा है। और शिशु का जो जन्म हो रहा है हमारी क्या है, ग्रीवा। क्योंकि देखो जो ग्रीवा होती है ना, जब प्रसव की अवस्था आती है तो उस टाइम वो क्या करती है, संकुचन, यानी कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, महिला का जो ग्रीवा हो गया, जो वेजाइना हो गया, उसमें एक अनैक्षिक क्रिया होती है। और अनैक्षिक क्रिया जो होती है वो लंबे टाइम तक होती है। और जैसे ही अनैक्षिक क्रिया वो क्रिया होती है जो कि आपने ऐक्षिक और अनैक्षिक क्रियाएं पढ़ी होगी। तो ऐक्षिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो हमारे खुद के नियंत्रण में होती है, जिसमें हमारा खुद का कंट्रोल होता है। और अनैक्षिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता, हम उस क्रिया को रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे जब कोई महिला है, प्रेग्नेंट है और उसकी 9 मंथ की अवस्था पूरी हो गई है, तो वहां पे कौन सा, जब प्रसव की अवस्था आएगी तो वहां पे एक अनैक्षिक क्रिया होगी। और वो अनैक्षिक क्रिया क्या होती है, एक लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है, और एक धीमी प्रक्रिया होती है। और लंबे टाइम तक चलने के बाद क्या होती है, एक शिशु का जन्म होता है। और यहाँ पे आपको जो शिशु ये दिख रहा है जी, एक झिल्ली में कवर होता है। यहाँ पे अम्नियन और अपरा की झिल्ली होती है। तो जो एमनियन की झिल्ली होती है और जो अपरा की झिल्ली होती है, जैसे ही प्रसव की क्रिया हुई, तो प्रसव की क्रिया होने के बाद जब शिशु का जन्म हो जाता है तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद ये झिल्ली भी क्या करती है, मादा शरीर के बाहर आ जाती है। ठीक है, अब जैसे ही प्रसव हुआ तो प्रसव के बाद आपकी कौन सी क्रिया आती है, स्तनपान की। ठीक है, स्तन ग्रंथि यानी कि दुग्ध श्रावण की अवस्था आ जाती है, दुग्ध श्रावण। अब दुग्ध श्रावण में क्या होता है, जैसे ही शिशु का क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, एक शिशु का जन्म हुआ, तो शिशु के जन्म के बाद
ठीक है। शिशु की यानी कि सगर्भता की अवधि के अंत में क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। तो शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा दुग्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा किसमें, स्तन ग्रंथि में, स्तन ग्रंथि में प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स द्वारा दुग्ध श्रावण हो जाता है। किस हार्मोन्स के द्वारा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा सबसे पहले क्या होगा, दुग्ध श्रावण की क्रिया होगी। और ये जो होता है, ये क्रिया होती है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है। किसके होगा, ये जो होगा ये किसके, मास्टर ग्लैंड के, मास्टर ग्लैंड के अग्रपिंड के द्वारा स्रावित होती है। ठीक है, किसके द्वारा, अग्रपिंड के द्वारा क्या होगी, स्रावित होती है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे अग्रपिंड के द्वारा स्रावित होती है तो प्रथम दुग्ध यानी कि जो दूध निकलेगा, तो प्रथम दुग्ध को बोलते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो महिला होगी, जो प्रथम उसका मिल्क निकलेगा, स्तन से दूध निकलेगा, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रम। इसीलिए बोला जाता है कि जो शिशु होता है, शिशु के जन्म के बाद जब महिला में दुग्ध श्रावण होने लगे, यानी कि जो स्तन ग्रंथियों से दूध निकलना लगता है, तो पहला दूध शिशु को पिलाना चाहिए, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम निकलता है ये पीले गाढ़े रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, कैसा होता है, पीले और गाढ़ा जैसा होता है, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसमें यानी कि प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा होगी कि अगर शिशु क्या करेगा, स्तनपान करेगा, माता के दूध को पिएगा, तो उसमें जितने भी रोगाणु आएंगे, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा होगी कि अगर कोई भी बीमारियों से, रोगाणुओं से लड़ने की उस शिशु को क्या मिलेगी, कैपेसिटी मिलेगी, क्षमता मिलेगी। ठीक है, इसीलिए जो बच्चे अपने माँ का स्तनपान करते हैं वो क्या होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर ज्यादा होती है, यानी कि रोगों से फाइट करने के लिए उनमें कैपेसिटी ज्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, यानी कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें दूध का निर्माण ही नहीं होता, यानी कि प्रसव की क्रिया तो हो गई, लेकिन उनमें जो दूध होते हैं कम संख्या में बनते हैं, बहुत ज्यादा कम लेवल में, तो कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद जो शिशु होता है दूध पीना बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम होती है, यानी कि वो रोगों से लड़ने की कैपेसिटी उसमें क्या होती है, कम होती है। इसीलिए प्रसव के बाद पहला जो स्तनपान होगा, पहले जो दूध निकलेगा, वो क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रम होता है। तो शिशु को कोलेस्ट्रम पिलाना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि जो शिशु होगा वो रोग प्रतिरोधक से, रोगों से लड़ने की उसमें क्या हो, कैपेसिटी, वो फाइट कर सके, क्योंकि वो तो कुछ बताएगा नहीं कि हमें दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर वो माँ के दूध को पिएगा, माँ अगर स्तनपान कराएगी, तो शिशु को क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन था, हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। और इस चैप्टर में हमने शुरू से लेकर अब तक यही देखा कि अलग अलग कैसे कैसे एक मादा जनन तंत्र है, पुरुष जनन तंत्र है, कैसे अलग अलग कार्य हो रहे हैं, अंड जनन की क्रिया हो रही है, कैसे निषेचन हो रहा है, कैसे सगर्भता आ रही है, कैसे भ्रूण परिवर्धन हो रहा है, और कैसे आर्तो चक्र होते हैं। इन सारी चीजों को हमने क्या किया, एक चैप्टर में कंप्लीट किया। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना है। फिर हम लोग आएंगे अगले क्लास में ऐसे ही एक शॉर्ट फास्ट ट्रैक रिवीजन लेके अगले चैप्टर का, जिससे कि हमारा ये जो आपकी जितनी भी टॉपिक मैंने आज की क्लास में आपको बताई है वो आपके एग्जाम में पूछता है। अब आपके एग्जाम में चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन, किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है, वो जितने भी टॉपिक मैंने आज की क्लास में आपको डिस्कस की है इस टॉपिक से आते हैं। तो सीरियस होके आपको पढ़ना है। ठीक है, सीरियस होके इन सारे टॉपिक को, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है, इस टॉपिक को आप तैयार कर लो। साथ साथ अपने फ्रेंड को भी इस लिंक को शेयर करो कि आपका भला हो तो उनका भी क्या हो, भला हो। ठीक है,
तो बस आज की क्लास में इतना है, फिर मैं मिलूंगी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो आप तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में। बाय बाय सभी को।